हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर्स सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज हम कवर करेंगे 5 अप्रैल के करंट अफेयर्स। तो इंपॉर्टेंस ऑफ द डे देख लेते हैं। आज 5 अप्रैल को हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस रही है। इंडिया का आज एक डे मनाया जाता है जिसको कहते हैं नेशनल मैरीटाइम डे या राष्ट्रीय समुद्री दिवस। ये आज के दिन मनाया जाता है। ये जितना भी हम मैरीटाइम इंडस्ट्री ने जितना भी कंट्रीब्यूट किया है ना इंडिया की इकोनॉमी को इंक्रीज़ करने के लिए या उसको बूस्ट करने के लिए, उसकी इम्पोर्टेंस, मैरीटाइम की इम्पोर्टेंस हमारी इंडियन इकोनॉमी में, उसके लिए ये दिन आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है 5 अप्रैल को। ओके, इस बारी की इसकी थीम है सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। कोविड-19 के जितने भी इम्पैक्ट रहे हैं उसमें भी सस्टेनेबल शिपिंग इसकी थीम है आज। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। हु वॉन अ 4th कॉन्जिक्यूटिव टर्म एज हंगरीज प्राइम मिनिस्टर। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं फॉर द 4th टाइम? तो ये बन गए हैं विक्टर ऑर्बन। विक्टर ऑर्बन बन गए हैं हंगरी के प्राइम मिनिस्टर 4th टाइम। ठीक है, ये इनकी कॉन्जिक्यूटिवली चौथी विन है ऐसी, मतलब इससे पहले भी ये 3 बार ही प्राइम मिनिस्टर यही रह चुके हैं। अब ये 5th टाइम फिर से बन गए हैं, नहीं 4th टाइम फिर से बन गए हैं। और प्रेसिडेंट कौन है वहाँ के? हंगरी के प्रेसिडेंट हैं जानोस एडर। अभी ये प्रेसिडेंट हैं, इनको सक्सीड कर लेंगी कैटलीन नोवाक। कैटलीन नोवाक इनको सक्सीड कर लेंगी मई में, इस साल के 10 मई 2022 को ये इनको सक्सीड कर लेंगी। फिर नई प्रेसिडेंट ये होंगी वहाँ की। प्राइम मिनिस्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रेसिडेंट हैं जानोस एडर। कैपिटल वहाँ की है बुडापेस्ट और करेंसी हंगरी की है फॉरेंट। अब आपने मुझे ये एक आंसर बताना है कि इसकी हंगरी की ना नेबरिंग कंट्री ऐसी कौन सी है जो अभी रिसेंटली बहुत न्यूज़ में चल रही है। ठीक है, आपने मुझे ये बताना है कि हंगरी की कौन सी ऐसी नेबरिंग कंट्री है जो बहुत न्यूज़ में इस टाइम। कमेंट सेक्शन में आप सब मेरे को ये बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। हु हैव ऑथर्ड द बुक टाइटल डिकोडिंग इंडियन बाबूडम। अब एक बुक है जिसका नाम है डिकोडिंग इंडियन बाबूडम। ओके, ये किसने ऑथर की है ये हमसे पूछा गया। तो ये ऑथर की है अश्विनी श्रीवास्तव ने। अश्विनी श्रीवास्तव ने ये बुक ऑथर की है। इसमें इन्होंने ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बुक है जिसमें इन्होंने बताया हुआ है कि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम क्या है इंडिया का। ठीक है, यहाँ पे जो भी पॉलिटिक्स में जितने भी मतलब नेता वगैरह हैं वो कैसे काम करते हैं, और ये बताया गया है एक कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, एक कॉमन मैन के व्यू पॉइंट से ये बताया हुआ है कि हमारी डेमोक्रेसी या हमारे नेता कैसे काम करते हैं। और इंडिया का पूरा मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इसमें कवर किया है इन्होंने। उसकी हाइलाइट्स कुछ इसने इनमें शो की है। ओके, तो आपको सिर्फ ऑथर का नाम इसमें सबसे ज़्यादा याद रखना है कि अश्विनी श्रीवास्तव ने एक वन ऑफ इट्स काइंड बुक लॉन्च की है जिसका नाम है डिकोडिंग इंडियन बाबूडम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच स्टेट हैव सेट अप 3 शी ऑटो स्टैंड्स टू प्रोवाइड सेफ ट्रांसपोर्ट टू विमेन एंड गर्ल स्टूडेंट्स। अब एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है किसी गवर्नमेंट ने जिसमें एक शी ऑटो स्टैंड्स वहाँ पर इंट्रोड्यूस किए हैं इस स्टेट में। 3 ऐसे शी ऑटो स्टैंड, मतलब कि जहाँ पर जो ऑटो व्हीलर्स होते हैं ना आपके, वो 3 उनके ऑटो स्टैंड्स कर दिए हैं जिधर सिर्फ लेडीज़ के लिए या गर्ल्स के लिए ही सारे ऑटोज़ होंगे। तो ये मतलब जो वेमेन हैं, गर्ल्स हैं, उनकी ट्रांसपोर्ट को थोड़ा और बेटर बनाया जा सके, सेफ़ बनाया जा सके, उसके लिए ये इनिशिएटिव है। तो ये आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। ओके, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है चित्तौड़ में। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ में ये 3 जो स्टैंड्स हैं इनको इनॉग्रेट किया गया है। और कहाँ कहाँ है आंध्र प्रदेश में? आरटीसी बस स्टैंड पे एक स्टॉप है इनका, एक है महिला यूनिवर्सिटी और तीसरा है रूया हॉस्पिटल तिरुपति में। और तिरुपति इसके साथ साथ ऐसी फर्स्ट सिटी बन गई है जहाँ पे इस तरह का एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन, वहाँ के सीएम जो हैं वो वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं। हम शुरू की क्लासेस में इसको डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटल वहाँ की है अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हु हैव बीन अवॉर्डेड द बेस्ट न्यू आर्टिस्ट इन द 64th एनुअल ग्रामी अवार्ड्स। 64th आपके ग्रामी अवार्ड्स हुए इस साल, उसमें बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड किसको मिला है ये हमसे पूछा गया। अब आपके जो भी ऐसे अवार्ड्स होते होंगे ना, जैसे ऑस्कर्स हैं, ग्रामीज़ हैं, ऐसे कोई भी जो बहुत हाई लेवल के इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते ही आते हैं इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन, बेस्ट अवार्ड, बेस्ट आर्टिस्ट का अवार्ड किसको मिला है, या बेस्ट सॉन्ग, बेस्ट एल्बम का अवार्ड किसको मिला है। तो हमसे पूछा है कि बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड किसको मिला है, तो वो मिला है ओलिविया रॉड्रिगो को। ओलिविया रॉड्रिगो को बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है। थोड़े हम और इसमें डिस्कस कर लेते हैं इसकी जो आपके स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं। तो ये 64th ग्रामी था। ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम ना ये MGM ग्रैंड गार्डन में हुआ है। MGM ग्रैंड गार्डन एरेना जो कि लास वेगस में है, नेवाडा में, वहाँ पर ये फॉर द फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज हुआ है।
इसमें थोड़े से और अवार्ड्स देख लेते हैं जो यूजुअली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है VR बाय जॉन बटिस्टे को। जॉन बटिस्टे को ना इसमें सबसे ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं इस बार, 5 अवार्ड्स मिले हैं इनको अंडर 5 डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है। इनको एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है VR एल्बम के लिए। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है लीव द डोर ओपन, जो कि ब्रूनो मार्स और एंडरसन पार्क की है, ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बेस्ट रैप एल्बम का अवार्ड मिला है कॉल मी इफ़ यू गेट लॉस्ट, ये टाइलर की एक एल्बम है, उसको मिला है। सॉन्ग ऑफ द ईयर का मिला है अगेन लीव द डोर ओपन को, ये ब्रूनो मार्स का एक सॉन्ग है, तो इसको मिला है सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड भी और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड भी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट बेस्ट म्यूज़िक फिल्म का अवार्ड मिला है समर ऑफ सोल को। बस इसमें ये जो मेन थे वो मैंने आपको बता दिए, इससे ज़्यादा इतना पूछते नहीं है, बस ये मेन है, इनको आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। टाटा पावर कमीशन 300 मेगावाट सोलर प्लांट इंडियाज़ लार्जेस्ट सिंगल एक्सेस ट्रैकर सिस्टम एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो टाटा पावर ने एक इंडिया का सबसे बड़ा सिंगल एक्सेस ट्रैकर सिस्टम वाला सोलर पावर प्लांट जो कि 300 मेगावाट्स का है, ये लॉन्च किया है। कहाँ पर लॉन्च किया है ये हमसे पूछा है, तो ये लॉन्च किया है गुजरात में, ओके, गुजरात में इसको लॉन्च किया गया है। अब पहले की देख लेते हैं कि सिंगल एक्सेस सोलर ट्रैकर सिस्टम होता है वो क्या होता है। मतलब कि ना ये आपके ऐसे सोलर पैनल्स होंगे जो आपके सन की मूवमेंट के साथ, जैसे सन मूव करता है उसकी मूवमेंट के साथ ये खुद ही रोटेट करते हैं, ओके। तो ये इसमें मतलब जो सोलर एनर्जी है वो थोड़ी और ज़्यादा आ जाती है। तो थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। ये धोलेरा गुजरात में ये जो प्लांट है स्टार्ट हुआ है और कंट्री का लार्जेस्ट सिंगल एक्सेस सोलर ट्रैकर सिस्टम है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। ऐसा लार्जेस्ट या फर्स्ट वाला कोई भी होता है इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रोजेक्ट है ये 774 मिलियन यूनिट्स ऑफ पावर ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेगा एनुअली। रीन्यूएबल एनर्जी हो या आपका ग्रीन हाउस के लिए कुछ भी ऐसे कोई भी स्टेप्स होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसे कोई भी पॉइंट्स आपको किसी भी न्यूज़ में मिले उसको आपने ज़रूर याद रखना है, ठीक है। तो 774 मिलियन यूनिट्स इसकी एनुअली प्रोड्यूस होंगी रीन्यूएबल एनर्जी की इस पावर प्लांट से। अलॉन्ग विद दिस ये जो है आपकी जो कार्बन एमिशन होगी ना उसको भी बहुत कम कर देगा। कितना? 7,04,340 मीट्रिक टन पर ईयर ये कार्बन एमिशन को कम कर देगा। तो ये पॉइंट भी इसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है। मतलब ऑल इन ऑल ये वाली न्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे जितने पॉइंट्स में इसमें आपको लेके आई हूँ आज वो आपको ज़रूर याद रखना है। द टाटा पावर सोलर टोटल रीन्यूएबल कैपेसिटी इसके साथ कितनी हो गई है? 5020 मेगावाट्स इंक्लूडिंग 1620 जो कि रीन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में, 1620 इसका रीन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में। ये वाला आपने छोड़ना भी हो ना, ये वाला पॉइंट आप छोड़ सकते हो, ऊपर वाला आपको सारा याद रखना है क्योंकि एक कार्बन एमिशन के लिए इंपॉर्टेंट है और दूसरा आपका टोटल रीन्यूएबल एनर्जी के लिए, तीसरा सिंगल एक्सेस था इसलिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आज का है, विच बैंक हैव साइंड एन MOU विद BSF टू प्रोवाइड स्पेशल बेनिफिट्स टू सर्विंग एंड रिटायर्ड BSF पर्सनल। कौन से बैंक ने जो आपके रिटायर्ड BSF पर्सनल होते हैं ना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के, तो उनके जितने भी हमारे वो हैं पर्सनल्स हैं, मतलब कि जितने भी उसमें काम करते लोग, उनके लिए एक नया ऐसा MOU साइन किया गया जिसमें उनको बेनिफिट मिले या उन रिटायर्ड जितने भी BSF के लोग होते हैं उनको थोड़ा बेनिफिट मिले। तो ये किया है SBI ने। इसका आंसर आपको ज़रूर पता होगा अगर आपने मतलब पहले भी BSF या किसी भी आर्मी से रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ पढ़ी होगी कि ऐसे कुछ भी कोई भी इनिशिएटिव्स होते हैं ना वो यूजुअली SBI ही करता है, ठीक है। SBI ही ऐसे मैक्सिमम मूव्स को इनिशिएट करता है। तो ये इसमें भी SBI ने ये स्टार्ट किया है BSF पर्सनल्स के लिए ताकि उनको थोड़ा बेनिफिट्स मिले, रिटायर्ड BSF पर्सनल्स को भी, उनकी फैमिली को भी। थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बताया। एक स्कीम है सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस पुलिस सैलरी पैकेज स्कीम। इसके अंडर SBI ने ये कहा है कि जो इनके मतलब फैमिली भी होगी ना इनकी, उनको भी बहुत सारे जो हैं हमारी तरफ से वो होंगे, फ़ायदे होंगे इस एक MOU के बाद। इसमें आपको जो चाइल्ड एजुकेशन है BSF पर्सनल्स की, उनके बच्चों की एजुकेशन पे भी सपोर्ट किया जाएगा। साथ के साथ अगर कोई भी BSF पर्सनल जिसकी डेथ हो गई है, चाहे वो अपनी ऑन ड्यूटी शहीद हुआ है या फिर उसके बाद उसकी कोई डेथ वगैरह हो गई है जिसकी वजह से उसकी जो गर्ल चाइल्ड है ना उसकी मैरिज अभी डिले है, अभी मतलब लाइक उसकी मैरिज नहीं हुई है, तो उसमें भी सपोर्ट करेंगे ये। मैरिज ऑफ गर्ल चिल्ड्रन ऑफ डिसीज्ड BSF पर्सनल, उनके लिए भी ये सपोर्ट करेंगे और चाइल्ड एजुकेशन में भी ये सपोर्ट करेंगे।
और साथ के साथ इसमें रिटायर्ड पर्सनल के लिए भी, जो रिटायर्ड आर्मी मैन होंगे BSF के, उनके लिए भी है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री उनको पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस मिल जाएगी, ठीक है। एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस मतलब किसी भी डेथ, अगर उनकी एक्सीडेंट वगैरह में डेथ हो जाती है तो भी उनको इसमें इंश्योरेंस मिल जाएगी। साथ में उनकी एज का इसमें कोई बार नहीं होगा कि कितनी एज है, जिस भी एज में उनकी डेथ होती है, अगर एक्सीडेंटल होती है तो वहाँ पर उनको इंश्योरेंस मिल जाएगी। और फैमिली मेम्बर्स को भी इसमें काफ़ी सारे और बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, इसमें आपको सिर्फ इतना जानना है कि SBI ने इनिशिएटिव BSF के पर्सनल्स के लिए किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु हैव लॉन्च्ड द वेबसाइट टेम्पल 360 ड्यूरिंग द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन न्यू दिल्ली अंडर द एजेस ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो ये किसने, मतलब एक टेम्पल 360 नाम की वेबसाइट लॉन्च की है, फॉलोइंग में से किसने की है? ये हमसे पूछा गया। तो ये की है मीनाक्षी लेखी ने। मीनाक्षी लेखी जो कि आपकी मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में, ठीक है, कल्चर वाली ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं। और साथ के साथ और कौन सी है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स का, और कौन सा इनके पास पोर्टफोलियो? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का भी और कल्चर वाले का भी है मीनाक्षी लेखी के पास। इन्होंने ये लॉन्च किया है। इसमें थोड़े से अब हम टेम्पल 360 के ही रिगार्डिंग पॉइंट्स देख लेते हैं कि एक्चुअली में ये क्या वेबसाइट, ये क्या फ़ायदा देने वाली है। तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जिसमें लोग जो भी होंगे, श्रद्धालु जितने भी होंगे, वो दर्शन भी कर सकते हैं बहुत फेमस टेम्पल्स के, और कहीं पर भी रह के। और साथ में मतलब इसमें वो आपकी ऑनलाइन आरती होती है या ऑनलाइन कुछ भी वर्शिपिंग वगैरह, वो सब कुछ ऑनलाइन ये लोग करवाएंगे, दर्शन वगैरह, है ना। तो एट प्रेजेंट ये लोग कहाँ कहाँ लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं? 3-4 ऐसे टेम्पल्स हैं जहाँ पर ये अभी भी कर रहे हैं। 4 ऐसे टेम्पल्स हैं। एक जो सोमनाथ टेम्पल है गुजरात का, उधर की भी लाइव स्ट्रीम ये इस वेबसाइट पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। काशी विश्वनाथ टेम्पल जो यूपी में है, वहाँ की भी, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल है और कृष्णेश्वर टेम्पल है महाराष्ट्र में, उसकी भी ये लाइव स्ट्रीम अभी इस वेबसाइट पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। साथ में इन्होंने बोला है कि हम और भी 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम्स होंगे जिसकी ये लाइव स्ट्रीम्स करवाया करेंगे, जिसमें द्वारका भी कवर हो जाएगा, बद्रीनाथ भी, पुरी और रामेश्वरम भी। ये आपका 4 धाम वाले जो 4 पॉइंट्स हैं उनको भी ये डिजिटली कवर कर लेंगे लाइव स्ट्रीम के थ्रू। ओके, तो मतलब आप जहाँ पर भी हो, आप घर पे बैठ के सारे इन 4 धाम के भी पूरे दर्शन हो जाएंगे। तो उसके पर्पज़ से ये जो वेबसाइट है उसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेट गवर्नमेंट हैव साइंड एन MOU विद फ्रेंच एजेंसी फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन? कौन से राज्य ने जैव विविधता संरक्षण के लिए फ्रांसीसी एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन सी इसने किए हैं? ये स्टेट ने असम ने, ठीक है, असम ने किए हैं ये एक फ्रेंच एजेंसी के साथ मिलकर। उस फ्रेंच एजेंसी का नाम भी देख लेते हैं हम। इसका नाम है एजेंस फ्रांसिस डे डेवलपमेंट। ओके, असम गवर्नमेंट ने किए हैं। असम के जो आपके CM हैं वो कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने अप्रूव किया है ये MOU, जिसमें सारी फ्रेंच एजेंसी के साथ हमने एक ऐसा अग्रीमेंट किया है कि एनवायरनमेंट और आपका जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उस पर फोकस दिया जाएगा, ठीक है। मतलब सिर्फ आपने एनवायरनमेंट एक वर्ड याद रखना है, फ्रांस की एजेंसी के साथ किया है। असम गवर्नमेंट ने हेमंत बिश्वा शर्मा के साथ इन्होंने इस अग्रीमेंट को साइन किया है। कैपिटल देख लेते हैं असम की, दिसपुर। CM हम देख चुके हैं, गवर्नर वहाँ के जगदीश मुखी हैं। अब हेमंत बिश्वा शर्मा की बात हो रही है तो ये और भी कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? ये हैं आपके बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भी ये आपके प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए हैं, दोबारा बना दिया गया इनको, तो वो भी आपको याद रखना है। साथ साथ ये वाली न्यूज़ भी हमने कवर की थी ना, तो हम वापस इसको रिवाइज करते करते चलेंगे। ये आपके आज के ये लास्ट क्वेश्चन आपका आज का, इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज जॉइंटली लॉन्च द ऑपरेशनलाइज 34.9 किलोमीटर क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक? तो इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलके एक 34.9 किलोमीटर लॉन्ग क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक इनॉग्रेट कर दिया है, लॉन्च भी किया और उसको ऑपरेशनल भी कर दिया, मतलब चला भी दिया है, ठीक है। तो ये किया है नेपाल के साथ मिलके। नेपाल के साथ मिलके किया है ये PM मोदी और जो आपके नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं शेर बहादुर देउबा, ये इन्होंने अभी इंडिया विजिट किया था ना, तो इनके विजिट पे ही इन्होंने ये जो 34.9 किलोमीटर लॉन्ग क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक है, इसको इन्होंने मतलब इनकी इनॉग्रेशन भी की है इस रेल लिंक की, और साथ के साथ इसको ऑपरेशनल भी कर दिया, मतलब उसको स्टार्ट भी कर दिया। ये किया है। ये जो ट्रेन है, जो आपका ये रेल लिंक है, ये कौन कौन सी सिटीज़ को लिंक करता है ये देख लेते हैं। जयनगर जो कि बिहार में है इंडिया में, उससे
कुर्था एक नेपाल में जगह है, उसको ये लिंक करता है, ठीक है। जयनगर टू कुर्था इन नेपाल, जयनगर आपके बिहार में है, कुर्था नेपाल में है, इनको ये लिंक करेगा। और ये इनॉग्रेट किया कहाँ पर है, हैदराबाद हाउस न्यू दिल्ली में, यहाँ पर ये लॉन्च किया गया। इसमें सिर्फ जो बोल्ड है वो आपको याद रखना है, ओके। इन्होंने इसके साथ साथ ना एक और क्रॉस बॉर्डर पैसेंजर ट्रेन सर्विस को भी इनॉग्रेट किया है, उसको भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, जो जयनगर से कुर्था जाएगी, ओके, यही वाली। जो पीएम हैं ये शेर बहादुर देवबा, इनका ये अपनी इस बारी की इलेक्शन में जैसे ये जीते हैं ना जुलाई में, उसके बाद जब ये पीएम बने तो इनका ये फर्स्ट विजिट है इंडिया के लिए। एक 3 डे विजिट था ये, अप्रैल 1 से लेके 3 तक, ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 3 अप्रैल तक। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जुलाई 2021 में जब ये रीइलेक्ट हुए एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो ये इनका फर्स्ट विजिट है उसके बाद, ओके। ये आपके आज के क्वेश्चंस थे। अब कुछ पॉइंटर्स देख लेते हैं आज के। फिक्की जो आपकी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उसने एक इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे किया है लॉन्च। ये आपको याद रखना है, इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे फिक्की ने किया है, जिसमें इसने बताया कि इंडिया की जीडीपी इस साल की 2022-23 की 7.4 है। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में ना थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे जीडीपी जो बाकी एजेंसीज ने भी बताई थी, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था कि अगर हम कोई भी जीडीपी डिस्कस करेंगे तो हम उसके साथ पुरानी वाली भी रिवाइज कर लेंगे। तो फिक्की के अकॉर्डिंग 7.4% इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रहेगी इस साल की 2022-23 की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अ जर्नलिस्ट फ्रॉम मुंबई जिसका नाम है आरिफा जोहारी वॉज अवॉर्डेड विद द चमेली देवी जैन अवार्ड। ये एक अवार्ड मिलता है आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन के लिए। तो 2021 की आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन जो है आरिफा जौहरी, जो मुंबई की एक जर्नलिस्ट हैं, उनको मिला है। ये काम किसके लिए करती हैं, scroll.in के लिए। ये एक आपकी ऑनलाइन वेबसाइट है जो न्यूज़ वगैरह पब्लिश करती है, scroll.in, उसके लिए ये काम करती हैं आरिफा जौहरी, इनको ये अवार्ड मिला है, ओके। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है, कैनरा बैंक, SBI, PNB एंड यूनियन बैंक रिड्यूस देयर स्टेक इन IDRCL। आपकी जो IDRCL है ना, इसमें हमने पहले भी देखा था ना कि एक्विजिशंस हो रही हैं और स्टेक वगैरह ले रहे हैं कुछ बैंक्स इनका। तो अब जितना भी उनका प्रीवियस स्टेक था, जितना भी उनका प्रीवियस शेयर था इस IDRCL में, उसको रिड्यूस करके सभी का स्टेक जो है वो 5% कर दिया गया। एक बार सिर्फ जस्ट फॉर योर नॉलेज हम इतना देख लेंगे कि क्या क्या स्टेक इनका पहले था। तो कैनरा बैंक का 14.90 था, अब 5 हो गया। PNB का 11.8 था, SBI का 12.30 था, यूनियन बैंक का 12.30, इन दोनों का सेम था। अब इन सब का 5% स्टेक कर दिया। इसके साथ एक और नोट हम देख लेंगे कि अब जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं ना, उनको सिर्फ 51% एट मैक्स, उनको 51% स्टेक NARCL में लेना अलाउड है और 49% स्टेक वो ले सकते हैं IDRCL का, ठीक है। बस इतना सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं जो GDP है। क्रिसिल ने बताई थी 7.8%, मॉर्गन स्टैनली 7.9%, ये 2022-23 की है सारी, ठीक है। मूडीज़ ने 9.1%, UNCTAD ने बताई है 4.6%, फिच ने बताई है 8.5%, OECD की 8.1%, फिक्की और इकरा वाली अब आई है, ये फिक्की की है कितनी 7.4% और ICRA की है 7.2%। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, इसके बाद भी कोई ऐड होगा तो हम इसको ज़रूर रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी आज की न्यूज़ थी। इसमें आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अब मैं आपको मिलूंगी कल नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।